नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, कुछ लोग वक्त के सांचों में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचों को बदल जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी ही नई दास्तान, नई कहानी के साथ हमारे साथ विराजमान है तेज प्रकाश कुशवाहा, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में तेज प्रकाश का सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग वक्त के सांचों को बदल जाते हैं, और वो वक्त का जो सांचा बदला है वो तेज प्रकाश ने बदला है। इनकी कहानी सुनेंगे, आप सबको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि जो चाट बेचने वाले, जो फ्रूट काट कर बेचने वाले, अपना जीवन चलाने वाले, अपने विद्यार्थी जीवन को आगे ले जाने वाले, कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर बड़े शहर में मैं टिक सकता हूँ, है ना। मैं अपनी पढ़ाई और साथ में अपना खर्चा स्वयं निकाल सकता हूँ। आर्थिक परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन मैं उसको बहाना नहीं बनाऊंगा, उस चुनौती के सामने मैं घुटने नहीं टेकूंगा। ऐसा संकल्प लेने वाले हमारे सामने तेज प्रकाश है। और मुझे जब इनके बारे में सुना कि कैसे इन्होंने एक छोटा सा अपना केवल 100-200 रुपए कि मेरा खर्चा चल जाए, मैं शहर में टिक जाऊं और मेरी पढ़ाई जारी रहे, और एक छोटा सा ऐसा कुछ स्टार्ट किया, और वहां से लेकर उसके साथ साथ में और ये बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो तेज प्रकाश, बहुत बहुत आपको जो है यहाँ पर मोस्ट वेलकम है। और जयपुर में कैसा लग रहा है आपको आकर? सर पहली बार आया हूँ और बहुत उत्साह है। और जिस प्रकार से यहाँ हमारे लोग का वेलकम हुआ, और जो ये सिटी जैसा हम लोगों ने सुना था वो उससे बहुत अद्भुत ये नगरी है। और यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और बहुत ही मतलब जो स्वागत यहाँ सत्कार माना जाता है वो बहुत अल्टीमेट है सर। चलिए, तो कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तेज प्रकाश, आप बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? जी सर, मेरे माता पिता कृषक हैं, और मेरी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी रही है, और सरकारी स्कूल से ही हमने पूरी मेरी जो एजुकेशन अभी तक की है वो पूरी एजुकेशन सरकारी स्कूल से हुई है। और हमारे जो स्कूल था वो जो मिडिल क्लास होता है वो लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर था, वहाँ तक पैदल जाना, फिर अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना। पिताजी और किसान हैं? जी सर। अच्छा, तो उस पृष्ठभूमि में फिर वहां से 10-12 गांव में ही किया आपने? जी सर। और यूजी पीजी कहाँ से किया आपने? जी सर, उसका सौभाग्य हमें मिला कि प्रयागराज में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। क्या बात है। तो वहाँ से सर मेरी यूजी आपकी हुई? जी, यूजी और पीजी दोनों। पीजी भी वहीं से डिपार्टमेंट से हुई है? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है, और बहुत विद्यार्थी जो है प्रेम करते हैं, बुलाते हैं, आएंगे जरूर, कुछ प्लान बनाते हैं। और मेरी भी बहुत हार्दिक इच्छा है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाऊं, वहाँ के विद्यार्थियों से मिलूं, और है ना उस शिक्षा नगरी को मैं भी देखना चाहता हूं। ऐसी मेरी कामना है, देखते हैं कब पूरी होती है। जी। और आप वहाँ से पढ़े तो आप बहुत लकी हैं। चलिए, तो पीजी तो आपका अच्छी यूनिवर्सिटी से हुआ है। और भूगोल में कैसे इंटरेस्ट आया आपका? जी सर, एक वाकया हुआ कि हमारे जो वर्ग 1 की यहाँ जो टीचर आते हैं, तो वहाँ हमारे सम्मानीय गुरु कैलाश राय सर आए, तो उन्होंने हमें 10th और से ही पढ़ाना चालू किया। तो उस समय से ही हमने आर्ट ही ले लिया था। अच्छा। और पढ़ने में मध्यम मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं थे। एक मिडिल क्लास में जो बच्चे होते हैं, माध्यम, एवरेज से भी कम थोड़ा। तो मुझे लगा कि आर्ट्स के साथ मैं न्याय करता हूँ। साइंस की मैंने क्लासेस भी 2-3 दिन ज्वाइन किया, फिजिक्स या केमिस्ट्री की एक बुक लिया, पर मुझे सर बाईपास हो रहा था सर। तो मुझे ये लगा कि मैं पास तो हो गया हूँ 10th कैसे भी करके। और सर मैं आपको बता रहा हूँ कि 10th का जब मैंने पेपर दिया तो मैं सूरत भाग गया था काम करने। अच्छा। क्योंकि मुझे भरोसा था ही नहीं कि मैं पास हो जाऊंगा। 10th करने के बाद मैं सूरत गया, वहाँ 3-4 महीने गर्मी में काम किया, फिर जब रिजल्ट आया तो पास हो गया जब फर्स्ट क्लास में। तो फिर मैं आया, फिर वापस आया कि आप पढ़ सकते हैं। जी सर। फिर मैंने आर्ट लिया और 11th-12th में भी किया, फिर 12th के बाद फिर पेपर देके फिर चला गया। फिर ऐसे बाहर काम करके आया, तो वो जो फीस का इशू आता था तो वो मैं एडजस्ट करता था। सूरत में क्या काम किया? सूरत में सर ग्लास का काम होता था। उसमें जो हाई टेम्परेचर होता है तो उसके ऊपर उसको लगाया जाता है, तो उस पर काम करते थे। थोड़ी खतरनाक काम था, पर पैसे मिलते थे इसलिए करते थे। 10वीं क्लास का बच्चा तो बाल मजदूर होता है। हाँ सर, मुझे पता नहीं था, पर कुछ आर्थिक समस्याएं, चुनौतियां थी, तो मुझे लगा कि वो काम करना कोई बुराई या कोई गलत नहीं। वो जरूरी भी परिस्थितियां जो है, वो कुछ चीजें जो है परिस्थितियों से आदमी मजबूत होकर निकलता है, जैसे कि आप होकर निकले हैं।
और फिर पीजी के साथ में नेट जेआरएफ कब किया आपने? जी सर, पीजी के बाद हमने एमपीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा, सिविल की तैयारी जी करना। सर, और उस समय हमने नेट और जेआरएफ के लिए फोकस ज्यादा नहीं कर पाए, जी मेरी गलती थी। मेन तैयारी आपकी पीसीएस की थी? जी सर, पीसीएस की थी, ये मेरी गलती थी। और मैं अभी सबको सजेशन देना चाहता हूँ जिनको सिविल की भी प्रिपरेशन करनी है और जिन्हें प्रोफेसर बनना है, उनके लिए तो जरूरी है कि आप जब यूजी कर लेते हैं उसके बाद अपनी जो नेट की प्रिपरेशन है उसके लिए ध्यान रखिए और उसका जो सिलेबस है उसको पकड़िए और यूजी और पीजी दोनों टाइम का जो मेंटेन है उसको बनाइए और पीजी के टाइम में आप नेट का एग्जाम दीजिए। बिल्कुल। तो मेंस क्या हुआ कि सर मैं जब पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस समय लगभग 3 से 4 साल हमने प्री मेंस में हुआ। 2019 का मैंने इंटरव्यू भी दिया एमपीपीएससी का और 2017 का यूपी का भी मेंस लिखा। तो उस दौरान सर ये समझ में आया कि अब सेकंड कुछ होना चाहिए क्योंकि रिजल्ट बहुत लेट हो रहा था। तो 2023 में जून में मैंने नेट का एग्जाम दिया और मेरा पहली बार में जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। और इसमें सर क्या हुआ कि जो आपके लेक्चर्स थे या जो नोट्स थी तो हमारे दोस्त ने लिया था तो मैंने उसको फोटो कॉपी करा के मैंने पढ़ा था। उस समय नहीं ले पाए थे। पैसे लूंगा आपसे वापस। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। और विद्यार्थी फोटोकॉपी करके और नोट्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी सर, वो सुगंध जो है फैल रही है। और लेकिन सर आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब आपका नया एडिशन आया एपी के लिए तो उसको हमने परचेज किया और उससे मुझे फायदा मिला। ये नहीं कि इस संस्था में आके बोल रहा हूँ, निश्चित रूप से सर इंदौर का जो बच्चे सुन रहे होंगे इलाहाबाद से या प्रयागराज से कहीं से भी तो उनको पता होगा कि आज लाइब्रेरी में नोट्स कैसे हैं आपके सर। तो मिलते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये। और जैसे अब तैयारी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले सोचा नहीं था? जी सर। और पीसीएस की तैयारी कर रहे थे? जी सर। फिर इधर वैकेंसी आई तो फॉर्म भरा और इधर की भी तैयारी की। जी। तो कितने घंटे आप पढ़ते थे, चीजों को कैसे मैनेज करते थे? जी सर, जैसे मेरा जब जेआरएफ क्वालिफाई में कर लिया था जून 2023 में, तो उसके बाद वैकेंसी हम मतलब लक बहुत अच्छा था, किस्मत बोले भाग कि प्रोफेसर की जॉब हमें मिलनी थी। तो उसी समय वैकेंसी आने का था कि आने वाली। तो हम लोगों ने सभी काम जो मेरे स्टार्टअप था जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसे थोड़ा सा साइड में किया कि ये काम तो जीवन में और आगे कर सकते हैं पर ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। जो मेरे माता पिता का सपना है उसे पूरा करना और जो मेरा भी सपना है तो उसके लिए सर हम लोगों ने फोकस ऐसे किया कि हमें कुछ भी काम करना है अपना जो भी बिजनेस का था, लेकिन 6 से 8 घंटे हमें अपने स्टडी के लिए देना है। और जिसमें से फर्स्ट पेपर भी आता है एमपीपीएससी का, तो पीएससी के वजह से 1-2 घंटे उसको देना है और 4 से 5 घंटे 6 घंटे अपने जो सब्जेक्ट है उसमें मेन काम सर क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखना और नेट के जो पेपर हो चुके हैं उनसे क्वेश्चन निकालना। उसके बाद जो यूथ कंपटीशन की बुक है, बुक आती है बिल्कुल जैसे आपकी है उसी प्रकार की बुक, तो जो उससे बुक के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको निकालना और उनको बार बार देखना सर। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि एग्जाम की डिमांड समझना जरूरी है। जैसे यूथ कंपटीशन है तो उसमें पीवाईक्यू के बहुत अच्छे क्वेश्चन नेट के दे रखे हैं तो वो सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। और पीवाईक्यू और एमसीक्यू का महत्व जो आपने बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान रखे कि जो तेज प्रकाश ने कहा है कि पीवाईक्यू निकाले थे, एमसीक्यू निकाले थे, इससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। जी सर। क्वेश्चन की फ्रेमवर्क कैसे होगी। कोई पुस्तकें वगैरह कौन सी पढ़ी, क्या है मोटा मोटा शॉर्ट में आप बता सकते हैं? जी सर, जैसे मेरा प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय जुड़ा रहा तो डॉक्टर सबिन सिंह सर को हम मिले, उनसे उनका आशीर्वाद रहा। मेरी भी बहुत इच्छा है कि हमारे लिए भूगोल के वो देवता हैं जी जी सर, उनके दर्शन करें। तो उनका आशीर्वाद रहा और बीच बीच में मिलना अभी भी हो जाता है। तो उनकी बुक तो हमने गीता की तरह पढ़ा। और उसके बाद डॉक्टर जो एसडी मौर्य सर हैं वो भी हमारे गुरु हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो उनकी भी बुक्स हमने पढ़ी। बहुत सौभाग्यशाली हो। जी जी, हम तो सजेस्ट करते हैं कि सविंदर सिंह जी उनको पढ़ लीजिए। एसडी मौर्य साहब की किताबें बहुत अच्छी सरल भाषा में आती है। और डॉक्टर आरसी तिवारी सर की भी मैंने बुक पढ़ी, वो उन्होंने भी हम लोगों को गाइड किया। और अपनी यूनिवर्सिटी के जो नोट्स थे उनसे क्विक रिवीजन में काफी फायदा हुआ और कुछ नोट्स अपने भी हम लोगों ने बनाया था। खुद के नोट्स भी बहुत जरूरी जी। और जो हमारे दोस्त थे उनके साथ डिस्कशन थोड़ा सा करना कि इसका आंसर ऐसे अगर आया क्वेश्चन तो क्या करेंगे, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसमें कहीं कहीं काफी क्वेश्चन वहाँ सीधे सीधे आ जाते हैं और कंसेप्ट कहीं नहीं फंसता सर, तो वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। भूगोल में कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है मजबूत होना बहुत जरूरी है। जी सर, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक चीजें जो है जी अच्छे से। उसमें सर मैं ऐड करना चाहूंगा जो एनसीईआरटी बुक है हमारी, उनको भी गीता की तरह ही पढ़ना है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही। 9th 10th 11th 12th की तो हमें गीता की तरह उसको बार बार पढ़ना है और एक बार पढ़ के रखना नहीं, क्योंकि एक बार में हमें समझ में नहीं आती। हमें लगता है हम समझ गए, नोट्स बना ली, नहीं।
उसको समझिए, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन वो मोती है जी, है ना, उसको मोती की तरह आपको जो है अपने अंदर समाहित करना, इतना उसका वैल्यू या मूल्य है। और हर एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी पीसीएस का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सब्जेक्ट में 11th-12th की विशेष तौर पे है ना, 9th-10th की भी पढ़नी चाहिए, फाउंडेशन तैयार होता है। 11th-12th की प्रैक्टिकल वगैरह बहुत महत्वपूर्ण जी है। जी सर, प्रैक्टिकल तो बहुत इम्पोर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल को आपने कैसे किया? जी सर, एक आपका जो वीडियोस डाला हुआ है, 2 लेक्चर है उसमें। हाँ। तो वो प्रोजेक्शन है और कार्टोग्राफी वहाँ से वो कवर किया। तो कम से कम हमने अतिशयोक्ति नहीं होगी, 5 से 10 बार हमने देखा उसको अरे पहले। वाह। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की बुक उठाया जो आपने बताया था, तो उससे हमने किया। और स्टैटिक्स का जैसे पोर्शन है वो भी, हाँ, वो भी सर यहाँ का आपको बताते हुए खुशी हो रही कि जो एमपीपीएससी में क्वेश्चन आए थे, तो उसमें मैम का 2 लेक्चर डले हुए हैं, ममता मैम के। तो वो 2 लेक्चर हम लोगों ने साथ में देखा। 5 लोग हम तैयारी कर रहे थे, तो 5 लोगों ने टैब में लगाया और 5 लोगों ने साथ में देखा। क्या बात है। और 5 लोगों के क्वेश्चन जो 4 या 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आए, वो 4 लोग के सही हो गए। क्योंकि सर प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब अकेले लेक्चर देखें, तो लेक्चर देखने के बाद क्या होता है कि हम उसको वहीं छोड़ देते, प्रैक्टिस नहीं करते। अब अगर स्टैटिक्स है तो उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, उसका फार्मूला जरूरी था, लिख के हम लोग ने चिपका दिया और एक सवाल लेके उसको सब लोग करते थे। तो जिसको नहीं आता तो वो समझ लेते थे आपस में भी, तो उसका भी समझ आया। और मैम ने ये बता दिया इसके पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो अप्रोच वहाँ से लेके हम लोगों ने आगे काम किया सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। ये अप्रोच होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है अप्रोच को समझना। और ये जो आपने मुकाम पाया है, इसके पीछे जैसे हम बात कर रहे थे कि बैकग्राउंड जो है, जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने आर्थिक समस्या आती है। तो आपके सामने आपको ने कैसे हैंडल किया? इतनी लंबी तैयारी की और उस दौरान बीच में जो है बड़े शहर में एक विद्यार्थी को अपने आप को वहाँ पर अस्तित्व बनाए रखना, कुछ साल के लिए टिके रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपने कैसे मैनेज किया? जी सर, निश्चित रूप से आर्थिक चुनौतियां थी, पर अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है, गोल बड़ा है, हमें कुछ करना है, तो वो चुनौतियां ज़्यादा अवरोध नहीं बन सकती हैं ज़्यादा दिन के लिए। कुछ टाइम विचलित होता आदमी, लेकिन अगर रास्ता निकाला जाए तो हर परिस्थिति में रास्ता होता है। और वही रास्ता हमने भी निकाला कि हमें घर नहीं जाना है, हमें 200 रुपये पर डे। यही हमने दोस्त को बोला कि भैया मुझे 200 रुपये चाहिए, वो कैसे भी मिले। तो उन्होंने बोला कि क्या करें, तो हमें लगा कि पपीता या फ्रूट्स का काम। ये आइडिया कैसे माइंड में आया कि यही करना है? सर, जब दिल्ली में मुखर्जी नगर गए थे तो वहाँ एक अंकल जी एक साइकिल में, मेरे साथ आपने भी देखा हो कि वो पपीता छील के काट के खिलाते थे। वही सेम प्रोसेस हमने इंदौर में अपनाया और पपीते 35 किलो लेके आए, 350 रुपए के लेके आए, 35 केजी। और उसको फिर हम लोगों ने काट के सेल किया। तो फर्स्ट डे 50 रुपए, फिर उसके बाद से 1 महीने तक लगभग 100-200 रुपए ऐसे बचने लगे। फिर जब फ्रूट सलाद हम लोगों ने किया, 7-8 प्रकार के फ्रूट्स को एक साथ मिलाना, तो उससे फिर एक क्रांति आ गई पूरे फ्रूट्स को लेके, पूरे मार्केट में, पूरे भोलाराम। विद्यार्थियों के लिए तो सबसे हेल्दी चीज, इसीलिए सर। और उसका अच्छा प्रचार भी किया। उसमें एक टैगलाइन है कि लोग फ्रूट्स तब खाते हैं जब बीमार पड़ते हैं, और अगर वो फ्रूट्स पहले ही खा ले तो हम बीमार ही ना पड़े। तो इससे कितना फायदा है कि पहला कि हमारा जो समय, बहुमूल्य समय है, अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारा बहुमूल्य समय बचेगा, खासकर स्टूडेंट का। बिल्कुल सही। दूसरा, हमारा जो पैसा है वो हमारी बीमारी में न खर्च हो गए। हम पहले ही फ्रूट्स अगर खाते रहते हैं तो थोड़ा सा इम्यूनिटी अच्छी रहती है, पेट अच्छा रहता है, पढ़ने में अच्छा मन लगता है। बहुत जरूरी है ये, तो ये बहुत शानदार स्टार्टर। फिर वहां से सर कहानी आगे बढ़ी और हमारे जो दोस्त हैं उन्हें मदद किया। जैसे उसमें शुभम ठाकुर जी हैं, सूरज जी हैं, प्रदीप मीना जी हैं, और उसका एक भाग मैं भी था। तो हम चारों लोगों ने मिल करके वो काम किया। और सर बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि उन लोगों का भी पॉलिटिकल साइंस से इंटरव्यू है और वो भी आपके समक्ष बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। और उन सबके प्रयासों से आज 14 राज्यों में हमारा ये कार्य जो पीसीएस फलाहार का वो संचालित हो रहा है। क्या बात है। देखो साथियों, छोटी सी शुरुआत है ना, शून्य से शुरुआत कहेंगे कि भाई हमें तो बस 200 रुपए चाहिए कि हम अपना दैनिक खर्चा पानी चल जाए। और वो आज जो छोटी सी एक शुरुआत, जो एक अंदर आग थी इनके अंदर, वो आज 14 स्टेट, 14 राज्यों में फैल चुकी है पीसीएस फलाहार। क्या बात, नाम भी बड़ा आपने एक क्रांतिकारी नाम रखा है कि भाई तैयारी करने वाले विद्यार्थी है ना, अपना जीवन जो है अच्छे से
हेल्दी जीवन जिए और साथ में फ्रूट खाएं। बहुत सुंदर नाम था। ठीक, धन्यवाद सर। तो फिर उसके बाद में अभी जैसे सिलेक्शन के बाद में आप कौन हैंडल कर रहे हैं? आप तो इधर आपकी नौकरी लग जाएगी, मतलब लग गई है और पोस्टिंग मिल जाएगी। जी सर, इसका हम लोग को मतलब समझ में आ गया था इंटरव्यू के टाइम से ही। तो वहाँ कुछ लोगों को ज़रूरत थी जो पढ़ाई हमारे जैसी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला भैया मैं चला सकता हूँ। तो हम लोगों ने बोला कि आप चलाइए इसको। निस्वार्थ भाव से उनको दिया हूँ, उनके परिवार और बहुत जगह सर आपको बताते हुए खुशी होगी कि जो गर्ल्स थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने भी आत्मनिर्भर बनी इस काम से, इनको अपनाया, इसको अपनाया है। आज वो लोग भी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और आपको बताते हुए एक और खुशी हो रही है कि जो बच्चे मेरे यहाँ काम करते थे उनका भी आज कहीं ना कहीं प्लेसमेंट है, आर्मी में हुआ, बैंक में, प्राइवेट बैंक में हुआ। तो वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो लोग भी आगे शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। और जिसे मेरा भी यही प्रयास था हम लोगों का कि जो आर्थिक रूप से परेशान है, अगर उनकी कोई मदद तो मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता हूँ, तब प्रत्यक्ष रूप से उनको एक आश्रय दे सकूँ सर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि आपने परिस्थितियों को जिया है, तो आप हर स्टूडेंट का दर्द भी समझते हैं कि जब आर्थिक परिस्थितियां विद्यार्थी के सामने होती है तो विद्यार्थी टूट जाता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़े शहर में, इंदौर जैसे कॉस्टली शहर में रहना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो एक ये मैं कह रहा हूँ कि हजारों विद्यार्थियों के लिए ये जो है आपका स्टार्टअप प्लस आपकी सोच प्लस आपने जो सोचा और करके दिखाया, ये प्रेरणादायक होगा। बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ के वापस चले जाते हैं, या अपना पढ़ाई से है ना अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लेते हैं कि ठीक है पढ़ाई करनी नहीं, काम पे लग जाते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, वो तेज प्रकाश ने करके दिखाया है। तो आपके अगर अंदर एक आग है, एक जुनून है, एक जज्बा है ना, तो आपके प्रयास जिंदा है, तो आप जिंदा है और प्रयास सतत जारी रहते हैं तो कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। आप देख रहे हैं है ना, ऐसे प्रयासों की, ऐसे जज्बे की जो है प्रतिमूर्ति हमारे सामने है। बहुत मेहनत की है आपने, क्योंकि ये जो सब है ना, सुबह सुबह उठ के सब्जी मंडी जाना, सारे फ्रूट लाना, उसको धोना, काटना, लगाना, फिर बेचना, फिर उसके साथ पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना, ये बहुत बड़ी चुनौती। ये कहने में या एक कैमरे के सामने बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है इसको इम्प्लीमेंट करना और जीना। तो दोनों चीजें आपने मैनेज की, ये शानदार एक मैनेजमेंट का पक्ष भी दिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट भी है और सारा आर्थिक मैनेजमेंट भी है, प्लस धीरे धीरे इसको इतना बड़ा खड़ा भी कर देना। केवल इतना ही नहीं कि 200 रुपए ही कमा रहे थे, और इतने बड़े लेवल पर खड़ा करना भी अपने आप में ये बहुत अच्छा एक शानदार आपका एक प्रशंसनीय प्रयास है। तो सभी विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिलेगा। आपकी इस सफलता में आप किनको मानते हैं, किनको यहाँ से धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे? जी सर, वैसे तो बहुत सारे लोग हमारे सफलता में हैं जिनका थोड़ा सा भी योगदान है मेरे सफलता में, क्योंकि थोड़े थोड़े एक बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आज ये जो घड़ा भरा है, जो आज मेरी सफलता है, उन सबको समर्पित है जिन्होंने मेरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता की है और इस मेरे बड़े पल में साथ खड़े रहे हैं। उनमें से मैं स्पेशली मतलब माता पिता हमारे जो गुरुजन हैं, और उसके बाद हमारे जो प्रिय दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं, जी शुभम ठाकुर जी हो गए, और प्रदीप और सूरज छोटा भाई हो गया, और हमारे जो बड़े भैया हैं उनका मैं भतीजा मेरा है, उसका जो हमारे इंटरव्यू के टाइम में बहुत मेरा सहयोग दिया। और भी बहुत सारे मित्र हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ से, और कुछ संस्थान है जैसे आप जहाँ आज हम लोग बैठे हैं, ये संस्थान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और मेरे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जैसे मुश्ताक अहमद सर हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो और मेरे जो सहपाठी जिन्होंने इंटरव्यू की मेरे साथ तैयारी किए हैं, जो यहाँ आए हुए हैं, जैसे राजेंद्र सर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका हमारे इस सफलता में बहुत बहुत योगदान है, और उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ, और उनके इस कार्य का उपकार को मैं कभी भूलने का नहीं सकता हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर तेज प्रकाश। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देंगे कि आप इस स्टार्टअप को पूरे विदेशों में भी फैलाओ, और बड़ा करो, और बड़ा नाम रोशन करो। जॉब के साथ में और अच्छे जो है बिजनेस का माइंडसेट भी है, आप उसमें और अच्छा काम करें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। अंत में 2 शब्द जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं एक लाइन बोलता हूँ, आपको कई बार सुनाई देगी कि लाइन में हमें लगे रहना है,
क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा कंपटीशन है, तो हमें लाइन में बने रहना है। अगर हम लाइन में रहेंगे तो हमारा नंबर भी आ जाएगा। आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आ जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, जो पहले लगा हुआ है या तुम ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं तो हमारा पहले नंबर आ जाए, लेकिन अगर हम लाइन में रहेंगे तो नंबर आएगा। और लाइन से हमें हटना नहीं है, कैसा भी इस परिस्थिति आए उस ट्रैक पे ही रहना है जिस पे हमें दौड़ना है, क्योंकि हमारी मंजिल बड़ी है तो हमें धैर्य भी बड़े दिखाने पड़ेंगे और सतत रूप से प्रयास करने चाहिए। क्या बात है, बहुत शानदार बात कही। सतत रूप से प्रयास, धैर्य प्लस जो आपका टारगेट है उस ट्रैक पे आपको दौड़ना है। जी सर। तो अगर ट्रैक छोड़ दिया, विचलित हो गए तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। और बहुत गहनता वाली बात कही है कि लाइन में खड़े रहोगे तो आज नहीं तो कल नंबर आएगा। जी सर। बस लाइन छोड़नी नहीं है। बिल्कुल। बहुत शानदार बात कही है और ये बहुत बड़ा मैसेज है सभी विद्यार्थियों के लिए। सीखिएगा दोस्तों, हम सब लोग, मैं हूँ, चाहे तेज प्रकाश हैं, चाहे राजेंद्र हैं, चाहे सुनील हैं, चाहे नारायण हैं, और भी लोग जो आए हैं, सब लोग उसी बैकग्राउंड से आते हैं। सब लोगों की परिस्थितियां सबकी अलग अलग है, लेकिन हम सब लोग लोअर मिडिल वर्ग से आते हैं। आर्थिक चुनौतियां सबके सामने हैं, है ना। सब लोगों ने कहीं ना कहीं कर्जा लेकर पढ़ाई की है, या जैसे खुद आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर होकर जो है पढ़ाई की है, ऐसे एग्जाम्पल भी अपने सामने हैं। तो हौसला नहीं हारना है ना, हौसले को जिंदा रखना है, ऊंची उड़ान भरनी है। जो होगा वो अच्छा होगा। जी सर। जितनी ऊंची उड़ान भरेंगे आपके पंख मजबूत होंगे, है ना। कई बार कहते हैं कि उड़ान हमेशा ऊंची बननी चाहिए, कुछ होगा या नहीं होगा, कम से कम पंख तो मजबूत होंगे, है ना। ताकि पंख मजबूत होंगे तो उड़ लेंगे जी। अपना समय भी आता है, अपना समय भी आएगा। तो यही बात है। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अपनी यूनिवर्सिटी परिवार से जुड़े रहिएगा, आते रहिएगा। और जयपुर में कैसा लगा आपको? बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। और अब हो सकेगा कि मिलना जुलना हम लोग का रहेगा, और हमेशा आप भी सर इंदौर आए। इंदौर मेरी बहुत इच्छा है, बहुत जहाँ जहाँ जो शिक्षा नगरी, जैसे इंदौर से बहुत विद्यार्थी बुलाते हैं, प्रयागराज मेरी बहुत, है ना, दिल्ली इच्छा है। कुछ विद्यार्थी पटना भी बुलाते हैं, सर पटना आइए, खान सर से मिलिए। और हम तो भूगोल के जो है, भूगोल में आपको खान सर के रूप में देखते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं। तो अच्छा लगता है, जरूर आएंगे और मिलते रहेंगे। आपको शुभकामनाएं और सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। ऐसे ही कुछ नई दास्तान, नई कहानी के साथ, नई संघर्ष की कहानी के साथ हम और मिलेंगे और आपको प्रेरणा मिलेगी। इस कहानी को आप सभी विद्यार्थियों तक फैलाएं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरी आर्थिक समस्या आ रही है, इसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो तेज प्रकाश की कहानी को आप जरूर सुनिएगा और अपने मन में, अपने अंतर मन में उतारिएगा और उसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।